तो चलिए दोस्तों, अब हम चालू करने वाले हैं हमारा टॉपिक नंबर सेकंड, जिसका नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इसमें हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में और बहुत ही अच्छे से एक एक फैक्ट कवर करते हुए करेंगे। और इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपको पता ही है कि मैं जो हूँ वो सारे के सारे अच्छे नोट्स और बस ये दो दो पेज के अंदर जो है आपका भौतिक प्रदेश जो है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैंने सारे के सारे फैक्ट कवर किए हैं, ऐसा नहीं कुछ भी छोड़ा है ना। तो इसीलिए आप अच्छे से देखो वीडियो और अच्छे से रिवीजन करो और आप अपने और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, अपना जो गोल है वो पूरा करो, ठीक है इस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं आप राजस्थान के भौतिक प्रदेश से, ठीक है। अगर अब बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेश की, तो इसका जो वर्गीकरण है वो 1967 के अंदर वीसी मिश्रा ने किया था, ठीक है ना। और उन्होंने अपनी बुक लिखी थी राजस्थान का भूगोल, जिसका उन्होंने प्रकाशन जो है वो नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से किया था, ठीक है। अब जो हमारे जो वीसी मिश्रा थे, उन्होंने 1967 के अंदर राजस्थान को 7 भाग के अंदर बांटा था। पहला था नहरी, दूसरा अर्धशुष्क, तीसरा था पूर्वी कृषि और औद्योगिक प्रदेश, चौथा था पश्चिमी शुष्क, पांचवा था अरावली, छठा था दक्षिणी पूर्वी कृषि और सातवां था चंबल बीयड प्रदेश। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप जस्ट ये आपको याद नहीं होंगे, चल जाएगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भाग में बांटा था और 1967 के अंदर, ठीक है, राजस्थान का भूगोल नाम से उन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है, जिसका प्रकाशन किसने किया था? नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया था। इतना आप याद रखो और मोर देन इनफ। अब बात करें 1971 के अंदर, यानी कितने साल बाद? 4 साल बाद में डॉक्टर रामलोचन सिंह जी थे, उन्होंने राजस्थान को 3 भागों में बांटा, ठीक है। अब 3 भाग कौन से थे? 2 वृहद प्रदेश जिसमें अरावली और दक्षिणी पूर्वी, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी भाग जो है वो है, और 4 उप प्रदेश जिसमें था पश्चिम भाग, मरुस्थल भाग, पूर्वी भाग और मैदानी भाग, ठीक है। तो ये 4 है ना, याद रखना, ठीक है। और एक था अपने 12 लघु प्रदेश, ठीक है। तो ये भी आपको ये याद नहीं होगा चलेगा, आपको सिर्फ याद रखना है कि डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 3 भाग में बांटा था, ठीक है, 1971 के अंदर। तो याद रखना है, जो मिश्रा जी थे उन्होंने कितना भाग में बांटा? 7 भाग में 1967 के। देखो याद रखो, ये ऐसे याद रखो कि भाई 1967 के अंदर बांटा, तो 67 के अंदर 7 भाग में बांट दिया किसने? मिश्रा जी ने, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्टर जो रामलोचन सिंह उन्होंने क्या किया? आपने 1971 के अंदर 3 भाग में बांटा, ठीक है। तो इतना आप याद रखना, ठीक है, ओके। याद कैसे करेंगे? देखो राम जी के भाई कितने थे? 3 भाई थे, ठीक है। तो बस याद रखो राम जी के 3 भाई थे, इसलिए राम जी ने राजस्थान को 3 भाग में बांट दिया, बस इतना याद रखो आप आराम से, है ना। अब बात करें 1994 के अंदर, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल जो पुस्तक है वो लिखी, और उन्होंने राजस्थान को टोटल 4 भाग में बांटा है, जिसको अभी भी हम फॉलो करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी। तो याद कैसे करेंगे? देखो, मोहन और तिवारी, या फिर याद कर लो हरि तिवारी, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लो। तो एक तो कौन थे? अपने मोहन जी थे, और एक कौन थे? तिवारी जी थे, ठीक है। या फिर एक सक्सेना थे और एक कौन थे? तिवारी। और ये कब? 1994 के अंदर, जब हमारा जो पंचायती राज और जो म्यूनसिपालिटी थे उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है, उस टाइम की बात है ये। अब बात करें 4 भाग कौन से, तो पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार, ठीक है, सॉरी दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए पहला कौन सा है? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। देखो यहाँ पे ना मैप के अंदर पूरा अच्छे से देख लो, है ना। देखो पहला भाग कौन सा है? तो ये आपका रेड वाला भाग है, ये कौन सा है? ये आपका है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। अब बात करें सेकंड, अरावली, ये कौन सा है? अरावली कौन सा है? तो ये अरावली वाला, ये वाला भाग है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अरावली वाला भाग, ठीक है। फिर कौन सा आ गया? पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखो पूर्वी मैदान कौन सा है? देखो ये पूरा का पूरा कौन सा है? पूर्वी मैदान है। और दक्षिण पूर्वी मैदान, जिसको क्या बोलते हैं अपन? आड़ोती का पठार भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? देखो दक्षिण पूर्वी पठार, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आड़ोती पठार। और ये कौन सा संभाग है? ये है कोटा संभाग है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करें कुछ डेटा की, तो यहाँ पे जो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान का 61.11% जो एरिया है वो कवर करता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान का कितना प्रतिशत जो एरिया है वो कवर करता है? तो कितना है? 61.11%, ठीक है। और इस 61% जो एरिया है उसके अंदर 40% जनसंख्या रहती है। तो ये ऊपर वाला तो है क्षेत्रफल का, ठीक है, और नीचे वाला क्या है? नीचे वाला है आपका जनसंख्या। तो याद रखना भाई,
ऊपर क्या है आपका क्षेत्रफल और नीचे क्या है आपका जनसंख्या, ठीक है। तो याद रखना, तो 61% क्षेत्रफल और 40% जनसंख्या का रहती है थार मारुस्थल के अंदर। अब बात करें अरावली का, बात करें तो देखो अरावली जो है वो 9% भूभाग पे है राजस्थान के, और इसमें 10% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। अब बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो देखो आपको पता ही है कि जो मैदानी प्रदेश होते हैं वहाँ पे जनरली लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे समतल भूमि है, तो वहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है या बोले हम शहरीकरण है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े अनुपात में होता है, इसीलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे अब बात करोगे यहाँ पे हमारे जयपुर आते हैं वगैरह, बहुत सारे हैं ना यहाँ पे स्टेट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखा होगा तो काफ़ी छोटे छोटे जिले हैं, क्यों है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो पूर्वी मैदान है वो 23% हिस्सा कवर करते हैं राजस्थान का, लेकिन यहाँ पे टोटल 39% जनसंख्या रहती है। इसको याद करना भी सिखा दूंगा, अभी कभी याद करवा दूंगा, टेंशन मतलब, है ना। और जो हाड़ौती का पठार है वो जो है वो राजस्थान का 6.89% हिस्सा कवर करता है, और यहाँ पे टोटल 11% जनसंख्या निवास करती है। अब इसको याद कैसे करेंगे भाई साहब, देखो याद ऐसे करो, है ना। देखो आपने देखा होगा अरावली क्या पर्वत है और ये हाड़ौती क्या पठार है, तो देखो याद रखो ना, अरावली और हाड़ौती सिंपल, यहाँ पे क्या पर्वत है और यहाँ पे क्या पठार, तो पर्वत पठार दोनों सेम सेम होगा कुछ। तो देखो पर्वत के अंदर रहते हैं 10% लोग और पठार के अंदर रहते हैं 11% लोग याद हो गए एक बार, ठीक है। पर्वत में 10% और पठार में 11% लोग, ठीक है। अब बात करें हम मरुस्थल में, तो मरुस्थल में है 40% लोग और मैदान के अंदर कितने हैं 39% लोग, तो याद हो गया। देखो यहाँ पे क्या 10 है और यहाँ पे क्या है 11 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 40, तो यहाँ पे क्या है 39 है, याद हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्यों नहीं होगा भैया ना, आराम से हो जाएगा। तो बस इतना आप याद कर लो, और क्या चाहिए आपको, है ना। तो बस याद रखो भाई, जो थार का मरुस्थल है उसके अंदर और पूर्वी मैदान के अंदर दोनों में लगभग सेम जनसंख्या रहती है, और अपने अरावली प्रदेश के अंदर और हाड़ौती के पठार के अंदर लगभग जनसंख्या क्या रहती है सेम। तो यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे 11, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 40 और यहाँ पे 39, ठीक है। तो याद ध्यान रखना थोड़ा, है ना, ऐसा समझना कि भाई यहाँ पे थोड़ा एक्सचेंज हो गया ना, ये एक जो है वो यहाँ पे आना था, लेकिन ये एक यहाँ पे आ गया, बस। बाकी यहाँ पे देखो 40-10 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 40-10 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे मान लो आप, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ऐसे कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, बाकी तो याद देने से रहा, ठीक है। अब बात करें क्षेत्रफल की, देखो तो आपको दिख ही रहा है ना, थार का मरुस्थल लगभग 50% से भी ज़्यादा है, तो याद रखो 61.11%। अच्छा यहाँ पे अब कितना बचा, इसके अंदर 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो याद रखो बस 61 ये है, तो अरावली क्या हो जाएगा आपका 9%, ठीक है यार, क्योंकि यहाँ पे इसका जो एक है वो चला गया इसके अंदर, तो ये याद रखना, ठीक है। तो 61.11 अरावली थार मरुस्थल है, और 9% क्या है बचा हुआ, 9% का है वो है अरावली, ठीक है। और यहाँ पे याद कैसे करोगे आप, तो देखो 23% क्या है पूर्वी मैदान है, तो 6 या इसको 7 मान लो आप, ठीक है ना, 6.89 क्या होता है 7 के आसपास है, तो 7% क्या है अपने हाड़ौती का पठार है, ठीक है। तो ये काफ़ी बार पूछा हुआ, तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से, ये 8 चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, मैंने ट्रिक बता दिया आपको ना, थोड़ा बहुत तरीका बताया जिससे आप याद कर सको इसको, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक। चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर यहाँ पे बात करें पहले, हाँ यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं डिटेल में कि भाई पहले पढ़ेंगे थार का मरुस्थल, ठीक है, यहाँ पे पश्चिम मरुस्थल पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे अरावली, फिर मैदानी प्रदेश और फिर हाड़ौती का पठार, ठीक है। चलो बात करते हैं सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, ठीक है। अगर आप इसकी बात करोगे, देखो ये कब बना, तो ये बना है प्लीस्टोसीन युग के अंदर। तो कब बना, कब, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि भाई जो हमारा जो थार का मरुस्थल है वो कब बना, तो कब बना था प्लीस्टोसीन युग के अंदर, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे वर्षा की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा होती है। अच्छा यहाँ पे आई थिंक मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया है ना, ये जो है यहाँ पे क्या है 33 सागर के अवशेष है, यहाँ पे कौन से हैं 33, थोड़ा सा अगर गलत लिखा हो तो उसे कर देना एक बार, है ना, 33 सागर के अवशेष हैं, ठीक है। तो ये किससे बना है, यहाँ पे पहले जो मरुस्थल है, मरुस्थल के ऊपर पहले क्या था पानी था, जैसे आप देखते हो ना समुद्र के नीचे ज़मीन होती है, तो वैसे पहले ये जो मरुस्थल का जो भी आपको ज़मीन दिख रही है थार का मरुस्थल, उसके ऊपर पहले क्या था पानी था, और जब उसके ऊपर पानी था तो उसको बोलते थे 33 सागर, क्या बोलते हैं उसको 33 सागर बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समुद्र का जो लेवल है वो कम हो गया, तो पानी भी धीरे धीरे जो मरुस्थल से जो हमारा पश्चिम भाग है, पश्चिम राजस्थान है, वहाँ से धीरे धीरे पानी भी कम होने लगा, और अभी जो पानी की बाउंड्री आपको पता है ये कच्छ के अंदर है, ठीक है ना। तो ये जो पहले अभी जो कच्छ की बाउंड्री है वो पहले पूरे पश्चिम राजस्थान के अंदर थी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो 33 का अवशेष कौन है, थार का मरुस्थल, ठीक है।
अब बात करें थार के मरुस्थल के अंदर जो है वो 40% बारिश होती है, सॉरी 0 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, ठीक है ना, पश्चिम भाग में राजस्थान के। और यहाँ पे जो तापमान बात करें तो एवरेज तापमान जो है गर्मियों के अंदर वो रहता है 42 से 48 डिग्री। बात कर रहा हूँ मैं गर्मियों की, कितना रहता है 42 से 48 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे मर्दा कौन सी पाई जाती है, तो देखो मर्दा यहाँ पाई जाती है एंटीसोल, रेतीली, बलुई और एंडीसोल। तो याद रखना एंटी और एनडी, ठीक है, तो एंटी और एनडी सॉल, और यहाँ पे क्या है रेतीली और बलुई, तो ये आपको याद करना, ठीक है। अब बात करें वनस्पति कौन सी, तो वनस्पति यहाँ पाई जाती है ज़ेरोफाइट। कौन सी है, ज़ेरोफाइट। ज़ेरोफाइट का मतलब होता है ऐसी वनस्पति जिसके अंदर क्या हो कि जो पानी नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि जो पानी है वो जेली की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है ना। तो आपको पता, जैसे आपने देखा होगा आग का पौधा देखा होगा, ठीक है, आग होता है, रोइडा या बेर या खिचड़ी। तो आग के पौधे में होता है दूध, होता है। वो दूध क्या है, वो दूध जो है वो एक तरह से पानी को स्टोर करता है, ठीक है ना। तो पानी को दूध के रूप में वो जो पौधा है वो स्टोर करता है, ताकि जब इसको पानी, पर्याप्त पानी ना मिले तो वो उस पानी का उपयोग करके लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ज़ेरोफाइट का मतलब क्या होता है, जो अपने जो पानी को है वो जेली की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं ज़ेरोफाइट, ठीक है। और इसकी पत्तियाँ बहुत छोटी होती है, कांटे वाटे होते हैं, ताकि ज़्यादा जो है वो वाष्पीकरण ना हो, ठीक है। अब बात करें जलवायु की, तो जलवायु अपनी कौन सी है, शुष्क या अर्ध शुष्क। आपको पता है यार, जहाँ पे 40 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, 42 से 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वहाँ पे ऑफकोर्स शुष्क या अर्ध शुष्क की जलवायु होगी ना, ठीक है। अब बात करें वहाँ की इंपॉर्टेंट नदी कौन सी, तो वो है लूण नदी। तो सबसे पश्चिमी राजस्थान की सबसे जो इम्पोर्टेंट नदी वो कौन सी है, लूणी नदी। और बात करें बांध की, तो वो है जवाई बांध, ठीक है। अच्छा, अब बात करें यहाँ पे नहर परियोजना कौन सी है, तो वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आपने इसका नाम कई बार सुना होगा, क्योंकि इसकी वजह से जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे खेती जो है पॉसिबल हो पाती है, ठीक है, गंगानगर और यहाँ पे बीकानेर वाले जिलों के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक और है गंगा नहर परियोजना। तो यहाँ पे याद रखना है, एक तो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना और एक है गंगा नहर परियोजना। अब बात करें यहाँ पे जो अभ्यारण्य वो है, यहाँ पे अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो आपको पता रखना है कि भाई पश्चिमी राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ठीक है, अभ्यारण्य यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे चिंकारा है और ये जो भी अपने रेगिस्तानी जीव है उनको संरक्षित किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब बात करें क्षेत्रफल की, तो मैंने आपको बता दिया है 61.11% क्षेत्रफल कवर करता है। और जनसंख्या कितनी है, 40%। देखो एक बार फिर से दिखाता हूँ, देखो 40% यहाँ पे है और 40% यहाँ पे है, ठीक है। 60%, देखो 61% यहाँ पे और 23% यहाँ पे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ गया, अब बात करें क्षेत्रफल कितना है, ये तो हो गया परसेंटेज के रूप में, लेकिन एक्चुअल में सॉरी गाइस, हाँ, लेकिन एक्चुअल में कितना, तो एक्चुअल में है 17,000, सॉरी 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है, अपने थार मरुस्थल का क्षेत्रफल है। अब बात करें लंबाई की, तो वो है 640 किलोमीटर, चौड़ाई है 300 किलोमीटर, और ऊंचाई की बात करें तो वो है समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और अगर ढाल की बात करें तो उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम ढाल है। उत्तरी पूर्व का मतलब क्या है, उत्तर पूर्व का मतलब होता है ये, और दक्षिण पश्चिम का मतलब होता है ये, यानी ये इस तरह से झुका हुआ है, ठीक है ना। जैसे देखो है ना, ये मान लो ये, तो देखो ये ऐसे झुका हुआ है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। ये वाला भाग ये वाला है और ये वाला भाग ये वाला है, ठीक है। तो आपको बताना, तो ये ऐसे झुका हुआ है, ठीक है ना, समझ गए। इसको बोलते हैं उत्तरी पश्चिमी से दक्षिण पूर्व की तरफ झुका होना, सॉरी उत्तरी पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की तरफ झुका होना, ठीक है। अब बात करें आगे, तो यहाँ पे यहाँ पे जो चट्टान होती है उसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। कौन से बोलते हैं, अवसादी चट्टान, ठीक है। और अवसादी चट्टान जो होती है उसके अंदर कोयला और पेट्रोलियम जो है पाया जाता है। तो देखो आपने सुना होगा ना कि हमारे जो मोस्ट ऑफ जो ऑयल है वो प्रोड्यूस होता है अपने अरब कंट्री के अंदर। क्यों, क्योंकि अरब के अंदर क्या रेगिस्तान है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे भी अभी आपको रेगिस्तान दिख रहा है, तो मोस्ट ऑफ जहाँ पे आपको रेगिस्तान दिख रहा है ना, अपने जो यहाँ पे तटीय सीमा के ऊपर, तो वहाँ पे पहले समुद्र हुआ करता था। अगर यहाँ पे अगर समुद्र होगा तो यानी क्या है, नीचे जो है वो जीव जंतु दबे होंगे, है ना, ज़मीन के नीचे। तो आपको पता है जीव जंतु और ये पेड़ पौधे जब अंदर दबते हैं तो वहाँ पे उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण वो जो है वो पेट्रोलियम और कोयले के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमारे जो रेगिस्तान है उनके नीचे जो है वो कोयले और पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कोयले और पेट्रोलियम के भंडार कहाँ मिलते हैं, अवसादी चट्टान के नीचे, ठीक है। अब बात करें भंडारण की बात करें, ठीक है। तो भंडारण की बात करोगे आप,
अगर आप बात करते हो भंडारण की, ठीक है ना, तो देखो भंडारण और जो उत्पाद है वो कहाँ है, बाड़मेर, मेनली कहाँ है, बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर के अंदर जो 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, वो उस एरिया के अंदर क्या है, यहाँ पे अवसादी चट्टान है और वहाँ पे कोयला और पेट्रोलियम मिलते हैं, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है कि देखो यार, राजस्थान का जो पश्चिम भाग है ना, वहाँ पे सरकार भी ज़्यादा ध्यान देती नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे ये पेट्रोल वगैरह की ज़्यादा खोज होती ही नहीं है। बाकी अगर खोज की जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोल और कोयले के भंडार मिलने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है वहाँ पे। तो अगर मेनली बात करें तो वहाँ पे कहाँ पे जो भंडारण जो है कोयले और पेट्रोलियम के, वो है कपूरडी गाँव के अंदर। कपूरडी कहाँ है, बाड़मेर के अंदर है। और बाकी बात करें देखो तो कहाँ कहाँ पे ये अवसादी चट्टान मिलती है, तो वो मिलती है अपने बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर, फिर शाहगढ़ के अंदर, नागौर बीकानेर के अंदर, और विंध्यन भूमि है। विंध्यन भूमि किसे बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं विंध्यन भूमि, ठीक है। ये वाला एरिया इसका बोलते हैं विंध्यन भूमि, क्योंकि देखो यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है ना, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, विंध्याचल पर्वत, तो इसको क्या बोलते हैं, विंध्य भूमि बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे। तो अगर बात करें लाठी सीरीज़ की, देखो राजस्थान के अंदर क्या होता है कि जो ज़मीन है ना, जैसे मान लो ये अपनी ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पे ये दोरे दोरे, ठीक है ना, और ये अपनी ज़मीन है। तो देखो पता है यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ पे ना नीचे जैसे देखो ये दोरो हो गए, लेकिन दोरों के नीचे पता है यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है जल। यहाँ पे क्या है, ज़मीन के नीचे क्या है, जल है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, जल पट्टी, क्या बोलते हैं, भूमिगत जल पट्टी। और ये जो भूमिगत जल पट्टी है जो रेगिस्तान में ज़मीन के नीचे है, उसी को बोलते हैं लाठी सीरीज़। क्या बोलते हैं इसको, लाठी सीरीज़। तो लाठी सीरीज़ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जल युक्त भूमिगत जल पट्टी, ठीक है ना, जल युक्त भूमिगत जल पट्टी, ठीक है। तो सॉरी, जल युक्त भूगर्भीय जल पट्टी है ना, यानी भूमि के गर्भ यानी भूमि के अंदर जल पट्टी जो होती है उसे बोलते हैं जल युक्त भूमिगीय भूगर्भीय जल पट्टी, ठीक है। अब बात करते हैं मोहन, देखो लाठी सीरीज जो है वो मेनली पाई जाती है मोहनगढ़ के अंदर, ठीक है ना। मोहनगढ़ कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है, और पोखरण के अंदर, सॉरी मोहनगढ़ से लेके पोखरण तक लाठी सीरीज जो है वो पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई लाठी सीरीज कहाँ मिलती है राजस्थान के अंदर, तो वो कहाँ है, मोहनगढ़ जैसलमेर से लेके पोखरण जैसलमेर तक, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे बाकी चीज़ों की, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक होता है रण या टाट। तो रण और टाट का मतलब क्या होता है, दलदल, क्या होता है, दलदली भूमि जो होती है उसी का बोलते हैं रण या टाट। एक होता है वजादा, एक होता है बालसन, ठीक है। एक है पालर पानी। पालर पानी का मतलब क्या होता है, याद रखना है, पालर पानी का मतलब होता है तालाब या पोखर। तो जो तालाब होता है ना, जैसे आपने देखा होगा ये यहाँ पे पानी भरा पड़ा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पालर पानी। क्या बोलते हैं इसको, पालर पानी। इसका मतलब क्या होता है, तालाब या पोखर। अब बात करें खड़ीन की, देखो खड़ीन का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, एक वर्षा जलग्रह संग्रहण की विधि है, यानी जो वर्षा का जल होता है उसको संग्रहण करने की विधि है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे एक एरिया था, वहाँ पे खड्डा कर दिया, तो खड्डा करने के बाद क्या होगा, वहाँ पानी भर जाएगा, ठीक है ना। अब वहाँ पे अगर पानी भर दिया तो अब क्या करेंगे पता है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कृषि करेंगे, क्या करेंगे, कृषि करेंगे। लेकिन कृषि के अंदर क्या करेंगे, इस पानी का उपयोग अपन करेंगे। तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर जहाँ पे पानी स्टोर करते हैं, वहाँ पे जो फसल उगाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, खड़ीन। क्या बोलते हैं, खड़ीन। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ये मेनली यहाँ पे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो खड़ीन तरह की जो खेती है वो कौन करते थे, वो कौन करते थे, पालीवाल ब्राह्मण करते थे, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें अगर अपन मरुस्थल की, ठीक है, तो मरुस्थल को बांटा गया है दो भाग के अंदर, ठीक है। पहला है शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थल। ऐसा मरुस्थल जिसके अंदर 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर बारिश होती है उसे बोलते हैं शुष्क मरुस्थल, और जिसके अंदर 20 से 40 सेंटीमीटर बारिश होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, अर्धशुष्क मरुस्थल बोलते हैं, ठीक है। अब शुष्क मरुस्थल के भी दो भाग हैं, कौन कौन से, पहला है बालू का स्तूप युक्त और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त। यानी एक मरुस्थल, एक जगह ऐसी जहाँ पे बालू का स्तूप यानी जो रेत के दोहरे हैं वो पाए जाते हैं, और एक जगह ऐसी जहाँ पे रेत के दोहरे पाए जाते नहीं हैं। तो अगर बात करें शुष्क मरुस्थल के अंदर, तो वहाँ पे 58.5% जो हिस्सा है वो कौन है, वो कौन सा है, बालू का स्तूप युक्त, यानी वहाँ पे जो दोहरे है वो है, ठीक है। लेकिन 41% हिस्सा ऐसा है जहाँ पे ये दोहरे नहीं है, यानी वहाँ पे क्या है, सिर्फ चट्टाने हैं, वहाँ पे सिर्फ क्या है, चट्टाने हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कितना है, 41.5%, और दोहरे कितने हैं, 58.5%। ये क्वेश्चन एग्जाम आए होते आपको याद रखना है, ठीक है, फैक्ट। अब बात करते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल। इसको बांटा गया है 4 भाग में, पहला है गग्गर बेसिन, दूसरा है शेखावटी बेसिन, तीसरा है नागौर उच्च भूमि, और चौथा है गोडवाड़ बेसिन। टेंशन नहीं, बता दूंगा, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ पे उपस्थित है। देखो गग्गर का बेसिन कहाँ है, देखो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो ना, तो इसको बोलते हैं गग्गर का बेसिन। क्या बोलते हैं इसको, गग्गर का बेसिन। फिर क्या अपना शेखावटी है, तो इसको बोलते हैं शेखावटी। क्या बोलते हैं इसको, शेखावटी बेसिन, ठीक है। फिर नागौरी उच्च भूमि, देखो इसको बोलते हैं नागौरी उच्च भूमि। क्या बोलते हैं इसको, नागौरी उच्च भूमि। और ये गोडवाड़ बेसिन कौन सा है, देखो इस वाले भाग को बोलते हैं गोडवान बेसिन। क्या बोलते हैं इसको, गोडवाड़ बेसिन। तो ये आपको पता होना चाहिए, गोडवाड़ नीचे सबसे ज़्यादा है, उसके ऊपर क्या है, नागौर बेसिन,
नागौर उच्च भूमि, और उसके ऊपर क्या है अपना शेखावाटी वाला एरिया, और उसके ऊपर कौन सा है घग्गर का बेसिन है। घग्गर नदी आपको पता है हनुमानगढ़ और अपने हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के अंदर बहती है घग्गर नदी, ठीक है ना। तो वही अपना घग्गर का बेसिन यहाँ पे, फिर शेखावाटी वाला, फिर नागौर उच्च भूमि, और फिर गोंडवाना प्रदेश, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ज़्यादा नहीं, आपको लग रहा है ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये देखो यहाँ पे ये पूरा हो गया, और फिर बात करेंगे अपन अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में, और इसी के अंदर पूरा का पूरा अपना अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन की बात एकदम नहीं है। चलो भाई बात करते हैं अब शुष्क मरुस्थल की। तो अगर बात करें अपन शुष्क मरुस्थल की, देखो ये तो यहाँ पे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है भाई, 41.5%, ठीक है। अच्छा ये जो एरिया है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये होता है पोखरण, बालोतरा और फलोदी के बीच में, यानी पोखरण, बालोतरा और फलोदी जो 3 जगह है इनके बीच वाला एरिया है वो क्या है, बालू का स्तूप मुक्त एरिया, यानी यहाँ पे जो दोहरे वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है अवसादी चट्टान, जिसे हम क्या बोलते हैं अमादा, क्या बोलते हैं इसको अमादा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जहाँ पे बालू नहीं मिलती उसे क्या बोलते हैं, उस जगह बोलते हैं अमादा, क्या बोलते हैं अमादा। फिर एक अपना बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, यानी जहाँ पे बालू का स्तूप या अपने रेत के दोहरे है, तो ये एरिया कितना, ये है 58.5% एरिया है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे अगर बात करें तो इसको बांटा गया है अलग अलग भाग में। पहला है आपका अनुदैर्ध्य को बोलते हैं, अनुदिश बोलते हैं, समांतर बोलते हैं, या पवनानुवर्ती भी बोलते हैं, ठीक है ना। सेकंड है अपना अनुप्रस्थ, तीसरा है तारा बालू का जो कि सूरतगढ़ और मोहनगढ़ के अंदर मिलता है, चौथा है पैराबोलिक, पांचवा है नेवर्ना, और छठा है नेटवर्क। ये सब को आपको डिटेल में पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस नाम आप याद रखो और आपको पता होना चाहिए कि भाई ये किसका प्रकार है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने अर्धशुष्क मरुस्थल। देखो अब अपना शुष्क मरुस्थल के 2 भाग थे, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त, ठीक है, दोनों हो गए कवर। अब बात करते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल की। अगर आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पे पहला कौन सा है, घग्गर का बेसिन। अब देखो घग्गर के बेसिन के अंदर बूरी मटियारी मृदा पाई जाती है, तो क्वेश्चन आता है भाई कौन सी मृदा पाई जाती है इसके अंदर, कौन सी, बूरी मटियार मृदा। फिर यहाँ पे मेनली चावल की खेती होती है, आपको पता है ये गंगानगर हनुमानगढ़ में खेती किसकी होती है, चावल की होती है। पंजाब, हनुमानगढ़, गंगानगर, यहाँ पे क्या है मेनली चावल की खेती होती है, ठीक है। और जो हमारे राजस्थान, आपको पता है हमारा जो भारत का इतिहास है, जो अपना हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो साइट मिलती है, तो कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, ये सारी की सारी कहाँ आती है, ये आती है सारी की सारी घग्गर बेसिन के अंदर, ठीक है। फिर बात करें हनुमानगढ़ में जो घग्गर का बेसिन है उसे बोलते हैं नाली, क्या बोलते हैं उसको, नाली। नाली का मतलब जानने क्या होता है, जैसे देखो मान लो यहाँ पानी चल रहा है ना, तो पानी चलने से क्या होता है, खड्डा बन जाता है, क्या बन जाता है, खड्डा, तो उस खड्डे को बोलते हैं नाली, क्या बोलते हैं, हनुमानगढ़ के अंदर। और इसी नाली को क्या बोलते हैं, पाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घग्गर के मैदान के अंदर, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है पाट भी किसे बोलते हैं, घग्गर के बेसिन को बोलते हैं, और नाली भी किसे बोलते हैं, घग्गर के बेसिन को बोलते हैं, ठीक है। अब बात करें मैदान, घग्गर का जो बेसिन है यानी घग्गर नदी जो है वो क्या, आपको पता है जब नदी चलेगी तो क्या बनाएगी, मैदान बनाएगी। तो जो घग्गर नदी जो मैदान बनाती है उस मैदान को बोलते हैं बग्गी या काठी। तो यहाँ पे आपको एक तो नाली याद रखना है, एक पाट याद रखना। नाली पाट का मतलब क्या होता है, जो रास्ता ये इसका होता है इसे क्या बोलते हैं, बेसिन को बोलते हैं नाली या पाट। और जो इस बेसिन के द्वारा यहाँ पे जो बनता है मैदान उसे बोलते हैं बग्गी या काठी। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है भाई। अब बात करते हैं आगे। तो अगर आप बात करोगे अब शेखावाटी बेसिन की, ठीक है। अब देखो शेखावाटी बेसिन में क्या है, आंतरिक अववाह क्षेत्र। आंतरिक अववाह क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जैसे देखो एक तो नदियाँ होती है जो या तो गिरेगी अगर अरब सागर के अंदर या गिरेगी बंगाल की खाड़ी के अंदर, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो या तो किसी झील के अंदर गिरती है या फिर ज़मीन के अंदर ही चलते चलते लुप्त हो जाती है, तो उन्हें बोलते हैं आंतरिक प्रवाह अववाह क्षेत्र की नदियाँ। तो हमारा जो शेखावाटी प्रदेश है वहाँ पे ज़्यादातर नदियाँ वो कौन सी है, आंतरिक अववाह क्षेत्र की, यानी वो जो है वो ज़मीन के अंदर या झील के अंदर अपना जल जो है वो बहा देती है, ना कि समुद्र के अंदर बहती है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे शेखावाटी जो बेसिन है वहाँ पे 2 सभ्यता पनपी, कौन सी, एक तो थी गणेश्वर सभ्यता और एक थी ताम्र बुर्गाने सभ्यता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। गणेश्वर इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद रखना है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ थी, शेखावाटी बेसिन के ऊपर, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे घास का मैदान, देखो शेखावाटी का जो बेसिन है वहाँ पे क्या है, घास का मैदान है, और उस घास के मैदान को क्या बोलते हैं, बीड। तो यहाँ पे कई बार पूछते हैं कि बीड का मतलब क्या होता है या बीड का अर्थ क्या है, तो क्या है भाई, शेखावाटी बेसिन में घास के जो मैदान है उसे क्या बोलते हैं अपन, बीड। तो बीड का मतलब क्या होता है, मैदानी भाग या घास के मैदान, ठीक है। फिर बात करें सर, तो जो शेखावाटी बेसिन में जो भी तालाब बने हुए उसे अपन क्या बोलते हैं, सर। आपने पढ़ा होगा सर, सरोवर, ठीक है, तालाब। तो ये तालाब के क्या है, पर्यायवाची। तो सर क्या है, तालाब, ये तो कर लोगे, लेकिन बीड याद रखना, बीड क्या है, आपके घास के मैदान है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कांतली नदी का जो अववाह क्षेत्र है वो क्या है,
उसे बोलते हैं तोरावटी। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कांतली नदी है उसके अववाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं। कई बार ये कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई कांतली नदी के अववाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, तोरावटी। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि भाई तोरावटी का मतलब क्या होता है या तोरावटी का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन में आता है कि कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र या नदी का बेसिन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी है, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, कांतली नदी याद रखना, कांतली का कौन क्या है, तोरावटी। ठीक है, अब बात करते हैं नागौर उच्च भूमि के बारे में। अब देखो नागौर जो उच्च भूमि है वहाँ पे क्या है कि आपको पता होगा कि भाई देखो नागौर के पास में क्या है, चूरू है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो चूरू है, राजस्थान की सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो चूरू के अंदर पड़ती है। ठीक है, और इसीलिए चूरू जो एरिया है वहाँ पे वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है। ठीक है ना, मतलब ओवरऑल अब बात करें तो चूरू वाला जो एरिया है, चूरू नागौर वाला एरिया है, वहाँ पे जो ज़मीन है उसके अंदर नमक ज़्यादा है थोड़ा। ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है ये 33 सागर का बाग है और यहाँ पे चट्टान है वो क्या है, थोड़ी नमकीन चट्टाने हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, जो नमक या जो ये होते हैं ना, जो अपने लवण होते हैं, लवण काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उस भूमि के अंदर। तो नागौरी उच्च भूमि को क्या बोलते हैं, कुबड़ पट्टी में, क्या बोलते हैं कुबड़ पट्टी। क्यों? क्योंकि जो नागौर की जो भूमि है उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है। तो लोग जब वहाँ का पानी पीते हैं तो आपको पता ही है, अब जब ज़मीन के अंदर नमक होगा तो पानी के अंदर भी नमक हो जाएगा। ठीक है ना, और जब वो नमक वाला पानी, नमक मतलब उसके अंदर क्या होता है, फ्लोराइड होता है। ठीक है, नमक के अंदर तो क्या होता है अपना NaCl होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, NaF होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे एफ ज़्यादा है, फ्लोराइड ज़्यादा है। ठीक है ना, पानी के अंदर। तो वो जो जब वो वहाँ के जो लोग हैं वो फ्लोराइड वाला पानी पीते हैं तो उस टाइम उनको क्या है, उनके गुबड़, ये उनके जो है वो कुबड़ निकल जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कुबड़ पट्टी। क्या बोलते हैं इसको, कुबड़ पट्टी बोलते हैं। ठीक है ना, फिर बात करते हैं अपन यहाँ पे कौन सा है, फ्लोराइड क्षेत्र है। ठीक है ना, इसका बोलते हैं जायत। ठीक है ना, और यहाँ पे आपको पता होगा कि भाई नागौर जो क्षेत्र है वहाँ पे एक मार्बल मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, संगमरमर का पत्थर मिलता है। तो इसे यहाँ पे एक जगह कौन सी है, मकराना। कौन सी है, मकराना। और आपको पता है कि मकराना का क्या है भाई, संगमरमर बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको GI टैग भी मिला हुआ है। ठीक है ना, तो आपको पता होगा मकराना का मार्बल या मकराना का संगमरमर पत्थर फेमस है। ठीक है, और एक है मांगलोड। मांगलोड के अंदर क्या मिलता है, जिप्सम मिलता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको सॉरी गाइस, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें गोडवाड़ बेसिन की। तो अगर हम बात करते हैं गोडवाड़ बेसिन की, तो गोडवाड़ बेसिन जो है वहाँ पे कौन सी है, लूनी जवाई बेसिन है। तो गोडवाड़ बेसिन को क्या बोलते हैं, लूनी जवाई बेसिन भी बोलते हैं। अब मैंने आपको बता ही दिया कि भाई गोडवाड़ बेसिन कहाँ पे पड़ता है। देखो जो ये वाला भाग है ना, इसको बोलते हैं गोडवाड़ बेसिन। क्या बोलते हैं, गोडवाड़ बेसिन को। यहाँ पे क्या है, लूनी और जवाई नदी बहती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, इससे ऊपर क्या था, नागौर भूमि थी नागौर के पास में। ठीक है, आपको पता ही है, कुछ समझदार हो आप। तो क्या बोलते हैं इसको, लूनी जवाई बेसिन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई लूनी बनास बेसिन, लूनी जवाई बेसिन, लूनी माई बेसिन। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए तो आपको याद रखना, लूनी जवाई बेसिन क्या होता है, गोडवाड़ बेसिन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे 56 की पहाड़ियाँ भी हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, नाकोड़ा मंदिर भी है। ठीक है, और नाकोड़ा जो मंदिर है वो 23वें जैन तीर्थ जो थे उनको समर्पित है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको पता हो तो एक अपने बटियानी माता का मंदिर भी है ना, नाकोड़ा मंदिर से थोड़ा दूर। ठीक है, 56 की पहाड़ियों के अंदर ही, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, बात करते हैं बाप बोल्डर। बाप बोल्डर क्या होते हैं, जो बाप बोल्डर्स होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं ऐसे, वो मिलते हैं फलोदी और जोधपुर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इसका मतलब क्या होता है, देखो रीन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, जैसे कि आपका सौर ऊर्जा है। ठीक है, तो आपका जो सौर ऊर्जा है और आपका जो पवन ऊर्जा है वो मेनली कहाँ मिलता है, देखो। तो यहाँ पे ना एक बनाया हुआ है कौन सा, अक्षय ऊर्जा लिमिटेड। वो क्या करता है, यहाँ पे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा पे काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उसके ऊपर काम कौन करता है, तो वो कौन करता है, अक्षय ऊर्जा लिमिटेड। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो इसी के साथ अपना पश्चिमी मरुस्थल पूरा होता है और अब हम चालू करेंगे अरावली प्रदेश के साथ। जस्ट 1 मिनट को थोड़ा पानी पी रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो 2 मिनट वेट करना मेरा। ला 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 ला, जरा सा किताबों में कम ध्यान है,
सदा तेरे ख्यालों में है, तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है, करके गुस्ताखियाँ मांगे हैं माफिया, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का ज्योग्राफिया। तो चलो चालू करते हैं फिर से। चलो भाई आ जाओ फटाफट, है ना। तो अब बात करेंगे हम, हमारा जो थार का अमृतसर था उसको हमने पूरा कर दिया है। अब बात करेंगे हम अरावली प्रदेश के बारे में। अब देखो अरावली प्रदेश जो था वो प्री कैम्बियन काल में बना था, यानी आज से 60 या 65 करोड़ वर्ष पूर्व अरावली पर्वत बना था। तो जो हमारा अरावली पर्वत है वो पूरी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में से एक है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हिमालय तो अभी भी बना है, हिमालय से बहुत करोड़ों साल पहले की ये जो अपना अरावली पर्वत श्रृंखला है वो है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। अच्छा, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ है, वो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारा थार का अमृतस्थल है वो तो है 33 सागर का पार्ट, और जो हमारा अरावली है वो कहाँ है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। देखो इसको आप याद कैसे करोगे, देखो यहाँ बता रहा हूँ ना, आराम से मैप में देख लो एक बार, है ना। देखो अपना ये थार का अमृतस्थल और पूर्वी का मैदान, ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों पार्ट है 33 सागर। कौन सी है भाई, 33 सागर, ठीक है। और देखो ये जो पर्वत और पठार है, कौन सा है भाई, पर्वत और पठार, ये दोनों हैं अपने गोंडवाना लैंड। कौन सा है भाई, गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आंतरिक अग्नीय चट्टान मिलती है जिसके अंदर हमारा आयरन, गोल्ड और सिल्वर और जिंक पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे कौन सी चट्टान थी, वहाँ पे कौन सी थी चट्टान, देखो एक बार फिर से देखो भाई, यहाँ पे चट्टान कौन सी थी, यहाँ पे हमारी चट्टानें थी भाई कहाँ चला गया, यस यहाँ पे लिखा अवसादी चट्टान। कौन सी थी, अवसादी। मुस्तफा में कौन सी थी, अवसादी चट्टान। और हमारे यहाँ पे कौन सी, अरावली के अंदर हमारी है यहाँ पे आंतरिक अग्नि चट्टान, ठीक है, जिसके अंदर क्या मिलता है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर और जिंक। अब देखो जो अरावली पर्वतमाला है उसको हम महान जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि अरावली से जो नदियाँ निकलती है तो आधी नदियाँ ऐसी है जिनका जो पानी है वो पूर्व की तरह फ्लो करता है और आधी नदियों का पानी पश्चिम की तरफ फ्लो करता है। सेकंड रीज़न ये है इसको महान जल विभाजक रेखा बोलने का, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा मानसून आता है, तो जो मानसून जो है तो हमारा जो पश्चिम राजस्थान है उसके अंदर अरावली के कारण बारिश नहीं हो पाती है, क्योंकि जो अरावली है वो मानसून की हवाओं को उत्तर दिशा की ओर मोड़ देता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अरावली के अंदर मेनली जो है वो मक्के की खेती होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें ऊंचाई की तो एवरेज जो ऊंचाई है वो है 692 किलोमीटर, ठीक है, समुद्र तल से, ठीक है। लेकिन राजस्थान में जो ये लंबाई है, ऊंचाई नहीं है, लंबाई है ना, मेरी मिस्टेक है। तो अरावली की जो कुल लंबाई है वो है 992 किलोमीटर, ठीक है। यानी पालमपुर से लेकर जो दिल्ली में राष्ट्र भवन बना हुआ है ना, वहाँ से पालमपुर से लेकर दिल्ली के राष्ट्र भवन तक अरावली जो है वो फैला हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई कितनी है, 692, यानी मान लो 700 किलोमीटर टोटल है, ठीक है, लंबाई। और 700 में से 550 किलोमीटर वो अकेला क्या है, राजस्थान के अंदर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें अरावली का गर्भ, तो वो क्या है, अरब सागर है। देखो अरावली जो है आप सोचते हो पालमपुर से स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं है। अरावली जो है जैसे अपना जो है ना लक्षद्वीप वगैरह है, तो लक्षद्वीप को भी अरावली का बाग माना जाता है कि भाई लक्षद्वीप वो क्या है, अरावली का बाग है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए अरावली का गर्भ क्या है, अरब सागर है, ठीक है। अब बात करें अरावली का वर्गीकरण, तो अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी भाग, दूसरा है मध्य भाग, तीसरा है दक्षिणी भाग, ठीक है। और बांटा किसने इसको, AM हेरोन ने, ठीक है ना। अब बात करें अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो वो है अपनी गुरु शिखर। कहाँ है भाई, गुरु शिखर। और उसकी हाइट कितनी है, 1727 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 1727, ठीक है, याद रखना 1727, यानी आप एक साथ और मैं और आप दोनों हो तो 2 साथ, ठीक है। तो ये याद रखना आप, ठीक है। और जो एवरेज हाइट है अपने चोटी की, ठीक है, पहाड़ की वो कितनी है, पर्वत की वो कितनी है, 930 मीटर, ठीक है। और ये कितनी है, 1727 मीटर गुरु शिखर की हाइट, ठीक है। अब बात करें उत्तरी प्रमुख चोटियाँ की, तो देखो उत्तर की जो प्रमुख चोटियाँ हैं
अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, भले आप खुद चेक कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं कि कौन सी चोटी जो है वो उत्तरी अरावली के अंदर है, कौन सी दक्षिण में है, कौन सी मध्यम के अंदर है। तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए अभी इसको समझ लो, ठीक है ना। अब बात करें सबसे पहले सीकर में, तो सीकर के अंदर जो है, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मेरे को भी शौक आ रहा है चेंज करने का इसको, है ना। चलो इससे करते हैं। अब देखो सीकर के अंदर कौन सी है, पहली है रघुनाथगढ़, दूसरी है हर्ष और तीसरी है मालखेत। तो ये मालखेत, हर्ष और रघुनाथगढ़ कहाँ है, सीकर के अंदर। फिर बात करें लोहागढ़, यहाँ पर लोहागढ़ है, ठीक है ना, गर्ल लड़की वाला गर्ल, ठीक है। तो लोहागढ़, बोझगढ़, अदवाड़ और बबई, ये सारे कहाँ हैं, झुंझुनू के अंदर चोटियाँ हैं, ठीक है। फिर बात करें बैराज, सरिस्का, जहाँ पे आपका अभ्यारण्य बना हुआ है, ठीक है, वो सरिस्का। तो बैराज, सरिस्का, सीरावास, बानगढ़, ये चारों का है अलवर के अंदर है, ठीक है। फिर बात करें खो, बाबाई, बरवाड़ा और मनोहरपुरा। फिर बिचून, जयगढ़ और नाहरगढ़, ये सारे कहाँ हैं, जयपुर के अंदर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चोटियाँ कहाँ हैं, जयपुर के अंदर है। फिर बात करें बालाजी, बैराट, ये कहाँ है, कोटपुतली, बरौर, जो भी नया जिला बना है उसके अंदर कौन सी है, बालाजी और बैराठा, सॉरी, ठीक है ना। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देखो ये बिलाली और बैराट, तो बिलाली, कोटपुतली, ठीक है, तो ये ऐसे करना। और ये क्या है भाई, कोटपुतली, बहरोड, ठीक है, ये ब है, ठीक है ना, बहरोड है, ठीक है। तो बरोड और ये बैराठा, ठीक है, याद रखना भाई। फिर कौन सी है, खो, बाबाई, बरवाड़ा, मनोहरपुरा, बिचून, जयगढ़ और नाहरगढ़। देखो जयगढ़ तो दिख रहा है भाई, जयपुर होगा, ठीक है। तो याद रखो भाई, जयगढ़ नाहरगढ़ दोनों पास में है, तो कहाँ आ जाएगा, जयपुर में आ जाएगा, ठीक है। फिर याद करो बिचून, बाबाई और बरवाड़ा, ब तीनों ब से कहाँ है, जयपुर के अंदर। फिर मनोहरपुरा, ठीक है। देखो ये पूर देख लो, पूर, जयपुर और मनोहरपुर, ठीक है। और खो भी याद रख लो भाई, खाना, खो मतलब क्या है, खाना, खाना का मिलता है, अच्छा, जयपुर के अंदर मिलता है, ठीक है। फिर बात करें अलवर की, बात करें अपन, तो ठीक है। देखो अलवर में क्या है, बैराज, सरिस्का, सीरावास और बानगढ़। आपको पता ही होगा बानगढ़ दुर्ग कहाँ है भाई, अलवर के अंदर है, बानगढ़ वाला नाम सुना होगा तो, है ना। और देखो तो बसे बानगढ़ और बसे बैराज, याद रखो, तो वो कहाँ है, अलवर के अंदर। और आपको पता है सरिस्का जो अपना जो है नेशनल पार्क है, वो कहाँ है, सरिस्का कहाँ है भाई, अलवर के अंदर। तो देखो सरिस्का और सीरावास, तो याद रखो भाई, सरिस्का के पास में क्या है, सीरावास है, तो सरिस्का सीरावास, तो ये क्या होगा, अलवर के अंदर। और बानगढ़, बसे बानगढ़ और बसे बैराज कहाँ है, अलवर के अंदर। फिर लोहागढ़, ठीक है। और यहाँ पे भोजनगढ़, अदवाड़ और बबई, ये चारों याद करने पड़ेंगे आपको, ये कहा झुंझुनू के अंदर। और रघुनाथगढ़, हर्ष और मालखेत कहाँ है, सीकर के अंदर। अब बात करें मध्य अरावली की, तो देखो इसकी प्रमुख चोटियाँ कौन सी है, तो पहला है तारागढ़, तारागढ़ कहाँ है, अजमेर के अंदर है, आपको पता ही, तारागढ़ किला बना, तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है वहाँ पे, ठीक है। फिर अपनी नागपाड़ी है, नागपाड़ी कहाँ है, नागपाड़ी भी कहाँ है, अजमेर के अंदर है। और आपको पता होना चाहिए नागपाड़ी जो है वो अजमेर और पुष्कर के बीच में जो आती है पहाड़ी, उसे बोलते हैं नागपहाड़ी। और ये यहाँ से जो है वो लुनी नदी का उद्गम होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि लुनी नदी कहाँ से निकलती है, वो निकलती है नागपहाड़ी, अजमेर से निकलती है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक और कौन सी है मध्य अरावली के अंदर, ये है ये क्या है, मारियाजी, जो भी आप याद लिख लेना ना, इसको एक बार चेक कर लेना, मैं भी चेक कर लूँगा, ठीक है। तो मारायाजी, ये है अपनी टोडगढ़ ब्यावर के अंदर है, ठीक है ना। अजमेर के पास क्या है, ब्यावर, तो वहाँ पे कौन सी है आपकी, मारायाजी, ठीक है। और ये क्या है अपने गोरम जी, कौन सी है भाई, गोरम जी। तो गोरम जी कहाँ है, ब्यावर, पाली और राजसमंद, तीनों के अंदर आता है ये, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन सी है, तो वो है सिरोही। अब देखो सिरोही के अंदर कौन सी है, पहली अपनी गुरु शिखर है, पढ़ लिया आपने, ये सबसे हाईएस्ट चोटी यही है, गुरु शिखर, ठीक है। फिर कौन सी है, शेर। फिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर पड़ा होगा ना अपने, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, वो कहाँ है, सिरोही के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से याद कर लेना। और अचलगढ़, ये आपको पता होगा, आपने सुना होगा, अचलगढ़ कहाँ है, सिरोही के अंदर ही होता है, ठीक है ना। ये शेर याद करना, शेर, ठीक है ना। तो गुरु शिखर, शिखर से शेर याद कर लेना, ठीक है ना। तो गुरु शेर, तो गुरु शिखर क्या है, शेर है, ठीक है ना, चोटियों का शेर कौन है, गुरु शिखर, तो याद रखना। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी कहाँ है, सिरोही के अंदर है। और अचलगढ़ कहाँ है अपना, सिरोही के अंदर है। और देखो आपको पता होगा गुरु शिखर चोटी है वो कहाँ है, आबू पर्वत के अंदर है, तो आपको पता होना चाहिए आबू पर्वत कहाँ है, सिरोही के अंदर है। फिर जयराज, ये भी वहाँ पे। और अपने ऋषिकेश जो है वो भी कहाँ है, सिरोही के अंदर है। ये सारी चोटियों के नाम है, ठीक है ना, याद रखना। अब बात करें उदयपुर, तो देखो उदयपुर तो चोटियों का भंडार है भाई, आपको पता ही है ना, सबसे ज़्यादा अरावली का जो विस्तार है वो उदयपुर के अंदर ही है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो भाई, तो पहला क्या है, जरगा, दोनिया और कमलनाथ,
ये तीनों कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। फिर माकड़ मगरा, सज्जनगढ़ और सैला। देखो सज्जनगढ़ आपने पढ़ा होगा, है ना, कहीं न कहीं वहाँ पे जू वगैरह है, ठीक है ना, तो याद रखना सज्जनगढ़ वो है पार्क वगैरह, और सज्जनगढ़ दुर्ग वगैरह कुछ होगा आई थिंक, है ना, तो वो कहाँ उदयपुर के अंदर है, ठीक है। सायरा भी उदयपुर के अंदर है। फिर लीलागढ़, ठीक है, नागपाणी और गोगुंदा। गोगुंदा आपको पता होगा, देखो महाराणा प्रताप जी थे ना, उनका जन्म शायद गोगुंदा में हुआ था, है ना, या कुछ उनसे संबंधित है, तो गोगुंदा कहाँ है, उदयपुर के अंदर, आपको पता ही है ना। फिर कोटड़ा और ऋषभदेव, अगर आपको पता हो तो ऋषभदेव जो है वो एक तहसील है ना, उदयपुर के अंदर तहसील है जिसका नाम क्या है, ऋषभदेव है, तो ऋषभदेव नाम से कोई गाँव है, ठीक है यहाँ पे। और कोटड़ा, ठीक है, तो याद रखना जरगा, दौनिया, कमलनाथ, माकड़ मगरा, सज्जनगढ़, सायरा, लीलागढ़, नागपानी, गोगुंदा, कोटड़ा और ऋषभदेव। हाँ, ठीक है भाई। फिर बात करते हैं राजसमंद की। अब राजसमंद में कौन सी है, तो कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद के अंदर, तो आपको बताना चाहिए कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद के अंदर। एकमात्र चोटी है कुंभलगढ़, वो कहाँ है, राजसमंद के अंदर है, जहाँ पे किला बनाया हुआ है, ठीक, कुंभलगढ़ का किला है वहाँ पे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब बात करें जालोर के, तो जालोर का एक फेमस मंदिर है, सुंदा माता का मंदिर है, ठीक है, तो सुंदा माता का जो मंदिर है वो डोरा पर्वत पे बना हुआ है, और डोरा पर्वत कहाँ है, जसवंतपुरा के अंदर है, जालोर जिले के अंदर जसवंतपुरा तहसील है, वहाँ पे डोरा पर्वत श्रेणी जो है वो उपस्थित है, और डोरा पर्वत श्रेणी के अंदर क्या है, सुंदा माता का मंदिर भी है, ठीक है ना। और सुंदा माता बहुत ही फेमस है, आपको पता ना चाहिए, सुंदा माता के अंदर राजस्थान का पहला रोपवे बना था, ठीक है ना, तो राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ बना था, सुंदा माता के अंदर, जो कहाँ है, डोरा पर्वत के अंदर है। डोरा पर्वत कहाँ है, जालोर के अंदर, और ये कहाँ आता है, ये आता है दक्षिण अरावली के अंदर, तो ये आपको पता आना चाहिए। और अगर मेरी बात करूँ तो मैं खुद भी सुंदा माता जी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रहता हूँ, ठीक है, तो मैं खुद जालोर का ही हूँ, और ये डोरा पर्वत श्रेणी है वो कहीं ना कहीं हमारे 4 से 5 किलोमीटर दूर है हमारे, ठीक है, जहाँ मेरा रेजिडेंट है वहाँ पे, ठीक है। और सुंदा माता पर्वत जो है वो मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है, और हम हर महीने जाते भी हैं वहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने सोचा बताता हूँ ना, अब जब टॉपिक आया है तो मैंने सोचा भाई मैं क्यों ना बताऊँ मेरा, है ना, तो आपको बता दिया, है ना। चलो भाई, फिर इसराना और जरोला, ठीक है, तो जारोला और इसराना ये भी आप याद रखना कहाँ है भाई, जालोर के अंदर ही है। तो यहाँ पे मैंने दो पढ़ ली है, अभी आगे कवर करेंगे अपन अपने मैदान और आड़ूदी का पठार,